नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बाढ़ से आ रही है, जहां पर बम विस्फोट में एक युवक घायल हो गया है। कचरा चुनने के दौरान बताया जा रहा है कि बम विस्फोट हुआ, जिसमें ये युवक घायल हुआ है। बाढ़ के नीलम हॉल के पास की यह घटना, जहां बम विस्फोट में एक युवक घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि कचरा चुन रहा था ये युवक और इसी दौरान कचरे के ढेर में ब्लास्ट होता है और ये युवक जख्मी हो गया। बाढ़ के नीलम हॉल के पास की यह घटना है। घायल युवक की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। फिलहाल चिकित्सकों की तरफ से इलाज युवक का किया जाता हुआ। गंभीर स्थिति युवक की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये युवक जो है वो कचरे को चुनने का काम करता था और उसी कचरे के ढेर में बम था जो अचानक से विस्फोट करता है, जिस दौरान ये युवक जख्मी हो गया। बाढ़ के नीलम हॉल के पास ये घटना हुई है। खबर मधुबनी से, जहां दोपहर अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में काले काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तस्वीरें आपके सामने देखिए। इस बारिश की वजह से सड़कों पर जैसे नदी बहने लगी हो। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर घुटने भर पानी जमा हो गया। लोग घरों से निकले और तेज बारिश में फंस जाते हैं। सड़क पर जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। काले काले बादलों की वजह से दिन में ही देखिए रात जैसा अंधेरा छा गया। सड़कों पर चल रही गाड़ियों की हेडलाइट जलने लगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश जो है वो हो रही है और बारिश नहीं थमने की वजह से मधुबनी में बाढ़ की दहशत भी लोगों को डराने लगी है, सताने लगी है। लेकिन आज दोपहर से एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हुई है और इसके बाद लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई। अगली खबर शेखपुरा से, जहां पर पुलिस की मुस्तैदी की वजह से चोरी के 4 आरोपी मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बच गए हैं। मामला शेखपुरा के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंडा गांव का है, जहां खेत पटवन में लगे डीजल इंजन की चोरी करते हुए 4 चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर इनकी पिटाई की जाती है। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इन चारों युवकों को उग्र भीड़ से बचाया गया। ये बताया जा रहा है कि गांव में पिछले कई दिनों से लगातार बाइक और डीजल इंजन की चोरी हो रही थी। आरोपियों के पास से चोरी के एक बाइक और कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भागलपुर में अपराधियों ने बाबा का ढाबा में लूटपाट की है। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के न्यू बाईपास के किशनपुर मोड़ के पास की है। तस्वीरें देखिए जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीती देर रात हथियारबंद 4 अपराधी जो हैं वो ढाबा बोलते हैं दुकान पर, हथियार के बल पर काउंटर पर रखे हुए 20,000 रुपए नकद को लूट लिया जाता है। अपराधियों ने 4 मोबाइल फोन भी लूटे। इस दौरान ढाबे में काम करने वाले लोगों के साथ गाली गलौज की जाती है और लूटपाट की ये तमाम तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अभिनेता और मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला आज दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। इन्होंने 2008 के शो बाबुल का आंगन के द्वारा अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उन्हें लव यू जिंदगी, बालिका वधू और दिल से दिल तक में भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। इनकी लोकप्रियता की शुरुआत इन सीरियल्स के जरिए होती है। रियलिटी शो झलक दिखला जा, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 में भाग सिद्धार्थ शुक्ला ने लिया था और विजेता भी रहे। कोविड काल में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर गरीबों की मदद की। वे अंधेरी क्षेत्र में अकेले रहते थे। उन्हें रात को हार्ट अटैक आया और उन्हें कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये कूपर अस्पताल जहां पर सिद्धार्थ को भर्ती कराया गया और उन्होंने अंतिम सांस इस कूपर अस्पताल में ली। सुबह उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 40 साल के सिद्धार्थ अविवाहित थे। उनकी बहन और मां मलाड में रहते हैं।
बिहार की खबरों का रुख करेंगे तो रोहतास जिले में बालू का खेल देखिए लगातार जारी है और इस मामले को लेकर जहां माफिया तंत्र और प्रशासन आमने सामने है तो ताजा मामला करीब 180 करोड़ रुपए के बालू की चोरी का सामने आ गया। करोड़ों के सीएफटी बालू कहां चले जाते हैं इसकी जानकारी न तो खनन विभाग को है और न ही पुलिस को ही। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि सोन नदी से डंप किए गए बालू की इतनी बड़ी खेप आखिर गई तो कहां गई। वैसे मामले में अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। रोहतास जिले में बालू का खेल इस कदर हावी है कि सोन नदी से उठाव किए गए बालू की बड़ी खेप गायब हो जाती है और इसकी जानकारी न तो खनन विभाग को मिलती है न ही पुलिस विभाग को। बालू के खेल में कई अधिकारी भी नप चुके हैं, लेकिन बालू का खेल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला ये है कि जब 1 जून से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी नदियों से बालू खनन पर रोक लगा देती है तो फिर सोन नदी से बालू का अवैध खनन कैसे हो रहा है, वो भी तब जब बालू की माइनिंग करने वाली कंपनी अप्रैल महीने में ही लाइसेंस सरेंडर कर चुकी थी। अब आलम यह है कि खनन विभाग के फिजिकल वेरिफिकेशन में 5,75,00,000 सीएफटी बालू का स्टॉक पाया जाता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और विभाग के प्रोजेक्ट मेजरमेंट में करीब 1 करोड़ सीएफटी का अंतर पाया गया कि रोहतास जिला में टोटल 5,75,84,000 सीएफटी बालू के लाइसेंसी के पास भंडारित है, जिसका सत्यापन कराने पर उतना बालू नहीं पाया गया। 49 लाख सीएफटी के आसपास बालू पाया गया। तो अंतर जो बालू नहीं पाया गया उसके आलोक में आदित्य मल्टीकॉम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। खनन विभाग का आरोप है कि 179 करोड़ रुपए कीमत की कुल स्टॉक की गई बालू में से 49 लाख रुपए के बालू ही पाए गए। अब ऐसे में पुलिस ने अलग अलग थानों में कई सारी प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं। बालू की खनन करने वाली निजी कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। कई सारे ऐसे कांड दर्ज हुए हैं जिसमें जो बालू जमा था उसके गायब होने के संबंध में दर्ज कराया गया है। उसमें जो भी शामिल हैं, चाहे जो कोई कंपनी या उसके जो स्टाफ हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि स्टॉक किए गए बालू की इतनी बड़ी खेप आखिर गई तो गई कहां? करोड़ों के वारे न्यारे यदि हुए तो आखिर किसकी मिली भगत से? रोहतास जिला में बालू के खेल में कई लोग शामिल हैं। जिस तरह से बालू को लेकर यहाँ कोहराम मचा हुआ है और जिस तरह से लगातार एफआईआर की गई है, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। भारी मात्रा में जहाँ स्टोर किया हुआ बालू लगभग 180 करोड़ का बालू जिस तरह से गायब हो गया और उसके बाद जिला प्रशासन ने, खनन विभाग ने अलग अलग थानों में एफआईआर की, लेकिन सिर्फ एफआईआर के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए। एक तरफ लीजधारी कंपनी है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन है, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि इतने भारी मात्रा में बालू आखिर गया तो गया कहाँ? इसे धरती खा गई या फिर आसमान निकल गया? अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बिहार शरीफ के शीतला हाई स्कूल में बिल्डिंग नहीं रहने से छात्रों को परेशानी हो रही है और स्कूल में 9वीं और 10वीं के 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ 2 कमरों में पढ़ाई हो रही है। अब अंदाजा लगाइए कि 800 स्टूडेंट्स और 200 कमरों में उन्हें कैसे बिठाया जाता होगा, वो भी तब जब कोरोना का काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, साथ ही स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के बिहार से प्रखंड क्षेत्र के शीतला हाई स्कूल मगड़ा में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से भवन के अभाव के कारण छात्रों को पढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ जर्जर भवन में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई जो है लोग जिस तरह से छात्र अधिक होने पर पेड़ के नीचे भी पढ़ाई कराना पड़ता है। और यहाँ बता दें कि कुल इस स्कूल में 9th और 10th में मिलाकर कुल 818 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन और ये भवन में पढ़ाई हो रही है। हालांकि यहाँ के शिक्षक अपने स्तर से स्कूल का रिपेयरिंग तो करा दिए हैं, लेकिन जो भवन थी इसी कमरे में पढ़ाई होती थी बच्चों की, लेकिन ये भवन गिर चुकी है और आज बच्चों को पढ़ाई के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे स्कूल बहुत छोटा है और हम लोग का संख्या बहुत ज़्यादा है। क्लास भी ऐसा है कि बारिश होता है तो पानी होता है, बाहर हम लोग को पढ़ना पड़ता है। अगर बारिश होता है तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। बिल्डिंग जो है बहुत पुराना है
और काफ़ी दिनों से इसमें कोई भी सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुआ है बिल्डिंग के लिए कि बनाया जा सके। और कभी कभी हम लोग रिपेयरिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर भी उससे भी बारिश में जब चूने लगता है तो इसमें परेशानी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग उन्होंने साफ कहा कि यहाँ जिस तरह से स्कूल भवन है वो परेशानियों का सामना करना तो पड़ रहा है, हम लोग को मैनेज कर यहाँ पढ़ाई कराना पड़ता है। यहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। हालांकि इन्होंने विभाग को कई बार लिखा, लेकिन विभाग सुनने को तैयार नहीं है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। आरएसएस को भारत का तालिबान बताने पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने जगदानंद सिंह के बहाने आरजेडी के 15 साल के शासनकाल पर तंज कसा, साथ ही जगदानंद सिंह को नसीहत दे दी। जगदानंद जी इतने नीचे गिर जाएंगे इसकी अपेक्षा पक्ष विपक्ष दलीय व्यवस्था में काम करने वाले किसी भी राजनीतिक पार्टी के को नहीं थी। जगता बाबू को चाहिए आरएसएस को समझने के लिए आरएसएस ज्वाइन करना चाहिए, आरएसएस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आरएसएस विशुद्ध राष्ट्रवाद की बात करने वाली संस्था है। तो जगता बाबू को तो पीछे जो उनका 15 साल का शासन चला था बिहार में, जो किसी तालिबानी शासन से कम नहीं था, जिस शासन में 5 बजे के बाद लोग अपने घर से निकलते नहीं थे। सही आकलन है तेज प्रताप जी का कि ये रिटायर हो चुके हैं, इनका दिमाग खराब हो चुका है और ऐसे बयान देने वाले लोगों के लिए कांके में जगह है, वहीं जाके उनको अपना इलाज कराना चाहिए। और आपको बताते चले कि इसी साल नवंबर में आयोजित होने वाले पैरालंपिक वॉलीबॉल एशियाई ओलंपिक जोनल चैंपियनशिप में गया के 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और ये चयनित खिलाड़ियों में राजेश कुमार और मोहम्मद अशरफ अली को इस बात की जानकारी है। पैरालंपिक वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने पत्र भेजकर ये जानकारी दी और इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए इन दोनों ही खिलाड़ियों को नवंबर में ईरान जाना है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के पास ईरान जाने के लिए पैसे नहीं हैं। दोनों खिलाड़ी जिला प्रशासन और सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। चयनित खिलाड़ी राजेश कुमार से बात की संवाददाता एलन लीली ने। नवंबर माह में ईरान में होने वाले पैरालंपिक वॉलीबॉल एशियाई जोनल चैंपियनशिप के लिए बिहार के गया जिले से 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, राजेश कुमार और अशरफ अली का। हमारे साथ राजेश कुमार है, हम इनसे बात करते हैं कि इनकी कितनी कठिनाइयों के बाद इनका जो चयन हुआ है ईरान में, उनसे बात करते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है। ये वीज़ा में हो रहा है, किट का हो रहा है और सब खर्च हो रहा है। मेरे पास उतना पैसा है नहीं। तो फिर कैसे जाइएगा? ये तो जिला पदाधिकारी के हम लोग बुधवार को जा रहे हैं, उनसे लिख के दे रहे हैं, वो क्या कहते हैं उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। तो क्या कुछ जिला प्रशासन या सरकार से कुछ मांग करेंगे? आगे तो जरूर करेंगे। क्या मांग करेंगे? कि अगर वो कर दे इंतजाम तो हम लोग आगे आराम से जाके खेल सकें, ताकि बिहार और भारत का नाम रोशन हो सके। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति के चलते बहुत दिक्कत हो रहा है। 48,000 कुछ रुपया है, लेकिन 1,50,000 मानिए हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। अगर सरकार मदद करेगी तो ये आगे बढ़ेगा, अगर सरकार न मदद करेगी तो फिर लाचार होगा। देखिए, इनके परिवार संशय बरकरार है कि इनका बेटा जो राजेश कुमार है वो ईरान में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। फिलहाल इनका एक उम्मीद है, सरकार से जिला प्रशासन की उम्मीद है कि वो इनको जाने के लिए जो खर्च होते हैं वो उनको मुहैया कराया जाए, ताकि जो राजेश कुमार है और जो मोहम्मद अशरफ अली हैं वो बिहार और भारत का नाम रोशन कर सके। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। भ्रष्टाचार के मामले में पालीगंज के निवर्तमान डीएसपी तनवीर हसन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने डीएसपी तनवीर अहमद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज करते हुए आज उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। डीएसपी के पटना के दीघा आशियाना रोड स्थित आवास और बेतिया के पैतृक आवास पर एक साथ छापेमारी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये तस्वीर जो है ये पटना के आवास पर छापेमारी की जाती हुई, वहीं
आर्थिक अपराध इकाई की टीम को बिहार एसटीएफ की टीम का सहयोग भी मिल रहा है। फिलहाल छापेमारी के दौरान डीएसपी तनवीर अहमद भी अपने आवास पर मौजूद हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। बालू माफियाओं से साठगांठ के आरोप में जिन अफसरों के खिलाफ शिकंजा कसा गया था, उनको लेकर ईओयू ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। पहले डेढ़ी ऑन सोन के तत्कालीन एसडीओ के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई थी और अब दूसरे अफसर पालीगंज के तत्कालीन डीएसपी तनवीर अहमद हैं, जिनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम आज छापेमारी कर रही है। दरअसल तनवीर अहमद पर आरोप है कि बालू माफियाओं से साठगांठ कर इन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है और इसी को लेकर दीघा आसियाना रोड में इनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम छापेमारी की है और कई अफसरों को इस छापेमारी में लगाया गया है। फिलहाल यही वो आवास है आर्थिक अपराध इकाई की टीम जहां छापेमारी कर रही है और जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। सुबह से ये छापेमारी शुरू हुई है और फिलहाल अभी अधिकारी कुछ बोलने से मना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि तनवीर अहमद के खिलाफ कल आर्थिक अपराध इकाई में जो केस रजिस्टर्ड किया गया है उस थाने में, और उसके बाद जो बेतिया में इनका पैतृक आवास है और पटना में दीघा सियाना रोड में यह जो आवास है, यहीं पर सर्च जो है वो चल रहा है। फिलहाल छापेमारी में क्या कुछ मिला है इसकी अभी तफ्तीश की जा रही है। इस छापेमारी अभियान में आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के अलावा बिहार एसटीएफ की टीम को भी लगाया गया है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कई ऐसे ऑफिसर हैं, तकरीबन 40 से 42 उनकी संख्या बताई जा रही है, जिन्होंने बालू माफियाओं से साठगांठ कर सरकार को राजस्व का न केवल चूना लगाया बल्कि अकूत संपत्ति भी अर्जित की है। तो ऐसे सभी ऑफिसर्स जो हैं वो राडार पर हैं और इनके खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई तय मानी जा रही है। अभी कई ऑफिसर, 2 आईपीएस ऑफिसर राकेश दुबे और इसके अलावा औरंगाबाद के तत्कालीन जो एसपी थे उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। जो 4 डीएसपी हैं जिसमें तनवीर अहमद का नाम भी शामिल है, इनके खिलाफ फिलहाल विभागीय कार्रवाई चल रही है। ये पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं और फिलहाल विभागीय कार्रवाई से अगर सरकार संतुष्ट नहीं होती है तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन भी हो सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि वाल्मीकि नगर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। ये निर्णय सीएम नीतीश कुमार के साथ की गई समीक्षा बैठक में लिया गया है। जल संसाधन विभाग की जमीन पर वाल्मीकि नगर का डेवलपमेंट किया जाएगा। वाल्मीकि नगर में होटल, स्विमिंग पूल, पार्किंग का निर्माण होगा। साथ ही राजगीर के तहत वाल्मीकि नगर में भी कन्वेंशन सेंटर बनाने की चर्चा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल बैठक जो हुई थी उसमें माननीय मुख्य सचिव ने प्रस्ताव रखा था कि वाल्मीकि नगर को विकसित किया जाए, जिसमें 199 एकड़ जमीन, जब वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और वाल्मीकि नगर ब्रिज जो बन रहा था उस समय वहाँ वो गए थे शिलान्यास करने के लिए। उस समय उन्होंने 199 एकड़ जमीन आपको जल संसाधन विभाग को उन्होंने हैंड ओवर किया कि कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वहाँ जल संसाधन विभाग को जमीन के लेकर कठिनाई नहीं हो। आज भी उसी के नाम पर जमीन है और जल संसाधन विभाग के माध्यम से हम लोग वहाँ होटल की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, स्विमिंग पूल की व्यवस्था और बच्चे लोगों को खेलने कूदने के लिए वहाँ सब सारी व्यवस्था करने का विचार आया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को कहा कि उसको डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, कारण कि ऐसा जगह आपको बिहार में कहीं नहीं है जहाँ 3 चीजें एक साथ मिलती हैं। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। देवघर के 5 थाना क्षेत्र के एक साथ छापेमारी इन क्षेत्रों में की गई है, जिसमें देवघर पुलिस ने 22 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर मुख्यालय डीएसपी ने इसे पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई और सबसे बड़ी सफलता बताया है। 22 गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 27 मोबाइल फोन, 97 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। वहीं 5 एटीएम कार्ड, 5 पासबुक, 4 चेक बुक और 1 बाइक के साथ 7,000 रुपए नकद की बरामदगी की गई है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों में से 3 अपराधियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और लगातार मिल रही जानकारी के आधार पर साइबर सेल की मदद से छापेमारी अभियान को अंजाम दिया गया, जिसमें इन 22 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
जगड्डी, मधुपुर थाना अंतर्गत मऊआ ढबर, लखनऊ, मोहनपुर थाना अंतर्गत बांट, नगर थाना अंतर्गत बरमसिया से कुल 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से मोबाइल के रूप में 27 और सिम कार्ड कुल 97 और ATM 5, पासबुक 5, चेकबुक 4 और एक बाइक नगद के रूप में 7,000 रुपये बरामद। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस